Hello students, this is the 10th part of unit number 6, that is general principle and processes of isolation of elements. Now in the last lecture we discussed about the extraction of aluminium, how we can extract aluminium from alumina, that was Al2O3, okay, and that alumina was obtained from bauxite. This extraction of aluminium from aluminite involved the Hall-Héroult process, which actually involved the electrolysis. Now that was electrolysis involved, so it was electrometallurgy. Now let us see what is meant by hydrometallurgy. So the treatment of metal or the separation of metal from ore and ore concentrates by liquid process is known as hydrometallurgy. मतलब ऐसे processes, ऐसे treatments metals के जब उन्हें separate किया जाता है या उन्हें treat किया जाता है liquid process को use करते हुए, ऐसी metallurgy को हम कहते हैं hydrometallurgy. इसमें होता क्या है? Let's take example of copper which we have over here. कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप. किस तरीके से हम कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम लो ग्रेड ओर और स्क्रैप्स में से. सबसे पहले जो कॉपर है हमारे पास, जो ओर है, उसे लीच किया जाता है यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया. एसिड या तो बैक्टीरिया की मदद से हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं जो देता है हमें एक सोल्यूशन. उस सोल्यूशन में होता है Cu2+. Okay, that solution contains Cu2+. Now this solution, it is treated with scrap iron or H2. Scrap means what? जो भी leftover amount होता है बचा कुचा, that is scrap. So over here we can take scrap iron or H2. यहाँ पे Cu2+ plus H2, that is यहाँ पे H2 को use किया है. It gives, when they react, it gives copper and solid. Okay, so this is hydrometallurgy. Now let's see what is oxidation and reduction. I mean how they are involved in extraction. Over here we have the example of extraction of chlorine. किस तरीके से हम क्लोरीन को extract कर सकते हैं, जिसमें oxidation का बहुत important role होता है. अब extraction of chlorine के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए brine solution. This brine solution means what? It is the concentrated solution. मतलब जो सी वाटर होता है, सी वाटर में नमक का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मतलब NaCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है. सो ऐसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं. अब ब्राइन सोल्यूशन में होगा क्या क्या? NaCl का सोल्यूशन है, मतलब इट विल कंटेन Na+ एंड Cl-, और क्योंकि पानी भी है उसके उस सोल्यूशन में, सो इट विल कंटेन H+ and OH-. Okay, so इतने ions, this many ions are present in this brine solution. अब आगे जो process है उसमें इस brine solution के अंदर we take 2 electrodes. एक होता है negative electrode और दूसरा होता है positive electrode. अब जब हम इसका reaction start करते हैं, when we start the reaction, ये जो Cl- है और जो H+ है, ये दोनों ions क्या हो जाते हैं? separate हो जाते हैं. मतलब ये अलग अलग होके Cl- जो है वो जाके भागता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो H+ है वो जाता है भाग के नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट आउट हो गए. अब Cl निकल गया, H+ निकल गया, बचा क्या? Na+ एंड OH-. वी नो Na+ OH- क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH. अब ये जो NaOH है ये हमें मिलता है यहाँ पे. ठीक है, अब ये जो Cl- गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, H+ गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ये यहाँ पे हमें मिलता है Cl2 के बबल्स के फॉर्म में. मतलब ये गैस स्टेट में यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, और इस तरफ H2. सो यहाँ से हम Cl2 निकाल सकते हैं जो मिलता है हमें गैस फेज में. अब जो क्लोरीन है उसके काफ़ी यूजेस होते हैं, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट के लिए हो या कई बार हम बड़े बड़े टैंक्स में, जो टैंकीज़ होती है उनमें हम क्लोरीन टैबलेट्स भी डालते हैं पानी साफ़ करने के लिए. सो देयर आर डिफरेंट यूजेस. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. अब जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक एक्सट्रैक्शन होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लीचिंग. दैट वाज द 4th प्रोसेस इन कॉन्सेंट्रेशन. लीचिंग में हमने जो मेथड पढ़ा था उसका नाम था मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. आई होप यू रिमेंबर. उस साइनाइड प्रोसेस में हम क्या करते थे, जो हमारा मेटल है उसके कॉम्प्लेक्स को हम रिएक्ट करवाते थे Cn- के साथ,
और वो हमें देता था हमारा मेटल इन सेपरेटेड फॉर्म। ठीक है, लेट्स सी पूरा प्रोसेस होता कैसे। अब जब ये मेटल्स है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे मेटल्स है जो रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, तो जब इनका ऑक्सीडेशन होगा, तो जैसे अगर सिल्वर है यहाँ पे, सपोज वी हैव सिल्वर Ag, अब Ag जब ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन दिखाएगा, तो क्या देगा, वी नो ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Ag में से इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए, तो वी विल गेट Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस हो रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमें देता है Ag प्लस। इसी तरह जब गोल्ड का ऑक्सीडेशन होगा तो दैट विल गिव Au प्लस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब ये जो आयंस हमें मिले, ये आयंस क्या करेंगे, ये आयंस बाद में कंबाइन करेंगे किसके साथ, Cn माइनस आयन के साथ। Cn नेगेटिव आयन जो है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो होगा क्या, जो मेटल मिला वो Cn माइनस के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स जो कि सॉल्यूबल होगा। ठीक है, सॉल्यूबल है मतलब जब ये रिएक्शन हम करवा देंगे, उसके बाद जब हम उसे फ़िल्टर आउट करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो फ़िल्टर पेपर पे ही रह जाएगी, और जो सॉल्यूबल पार्ट होगा वो नीचे हमें बीकर में मिल जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट के तौर पे मिल जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मिला, अब ये कॉम्प्लेक्स, इसका हम रिडक्शन करेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मतलब वी हैव AuCN ट्वाइस, तो मतलब हमें कोई एक ऐसा मेटल चाहिए जो इस Au को रिप्लेस कर सके, राइट। Au गोल्ड को हमें अलग करना है, मतलब अगर कोई ऐसा मेटल मिल जाए जो इस गोल्ड की जगह पे आके कॉम्प्लेक्स में बैठ जाए और गोल्ड को अलग कर दे, तो हमारा काम हो गया। सो फॉर दैट वी नीड एन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो कि यहाँ पे हम लेते हैं जिंक को। ठीक है, जिंक जो है वो गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये अपनी चलाएगा ज़्यादा। तो जब इस कॉम्प्लेक्स को हम रिएक्ट करवाएंगे इस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स जहाँ पे गोल्ड को जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, एंड वी विल गेट योर गोल्ड। ठीक है, तो ये जो गोल्ड, ये जो जिंक हमने यूज़ किया, दैट जो जिंक है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, and this process is part of hydrometallurgy. Now this is the last method, that is refining. जो भी मेटलर्जी में हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है मेटलर्जी में, दैट इज़ क्रशिंग, या तो आप ग्राइंडिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसके बाद होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला उसे हम मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट उस ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मेटल आसानी से मिल जाएगा। तो इस मेटल ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करके हमारा मेटल लेते हैं। अब ये मेटल यहाँ पे जो मिला वो भी पूरी तरह से प्योर नहीं होता, तो उससे हम देते हैं ये लास्ट मेथड, दैट इज़ रिफाइनिंग। ठीक है, तो refining is what? The process of purifying the crude metal, that is known as refining. Now here are few methods that are listed, जैसे distillation हो गया, liquation हो गया, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, chromatographic methods। ये सारे जो process है, ये सारे जो methods है वो हम use करते हैं refining करने के लिए। Let's understand each method one by one. सबसे पहला जो method है that is distillation। डिस्टिलेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन दो चीज़ों को हमें अलग करना है उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो मेटलर्जी में हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो मेटल हमें चाहिए, मतलब डिस्टिलेशन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर जिंक एंड मर्क्यूरी। तो सपोज़ अगर हमें जिंक की मैं बात करूँ, जिंक मुझे सेपरेट आउट करना है, तो जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो कम होना चाहिए बाकी इम्प्योरिटीज़ के कंपैरिजन में, मतलब इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तभी डिफरेंस रहेगा, तभी तो हम सेपरेट आउट कर पाएंगे इन्हें। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल है, ठीक है, विथ इम्प्योरिटीज़ एंड ऑल, वो मेटल ले लिया, उसे फिर हमने हीट किया। अब जब हम हीट करेंगे, जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है मतलब वो छोटे टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। अब वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा मतलब उसमें से वेपर्स निकलेगी, वो वेपर्स जाएगी इस कंडेंसर के थ्रू और कलेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है, जो हमें मिलेगा लिक्विड फॉर्म में।
तो इस तरीके से हम मेटल निकाल सकते हैं। अब जो इम्प्योरिटीज़ है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो यहाँ अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि लो पे तो वो वेपर बनाने नहीं वाली। तो इस तरीके से हम मेटल को सेपरेट आउट कर सकते हैं जो इम्प्योरिटी है उससे। डिस्टिलेशन इज़ यूजुअली फॉर जिंक एंड मर्क्यूरी काइंड ऑफ मेटल्स। द नेक्स्ट मेथड इज़ लिक्वेशन। ठीक है, लिक्वेशन किसके लिए यूज़ होता है? लिक्वेशन यूजुअली जो टिन हो गया, लिड हो गया, ऐसे मेटल्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो होना चाहिए फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो मेटल हमें जिस मेटल को हमें सेपरेट करना है, उस मेटल को जिसे हमें रिफाइन करना है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट शुड बी लो। मेल्टिंग पॉइंट मेटल का लो होना चाहिए और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लेट्स सी ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जो इम्प्योर मेटल है हमारा उसे हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है एक स्लोपिंग हर्थ जो स्लोप के फॉर्म में रहेगा। अब उस पोर्शन को जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे जब इसे गर्म किया जाता है तब क्या होगा, ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, अब ये थोड़े टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और क्योंकि ये स्लोपी है सरफेस, तो यहाँ से वो मेल्ट होते हुए स्लोप के थ्रू इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था वो तो यहीं रह जाएगी। सो थ्रू दिस वी कैन refine the metals like tin and lead. The next method is electrolytic refining. इस मेथड में हम जो रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले वी हैव सच सेटअप जिसमें हमारे पास एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का, एंड दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पार्ट। तो यहाँ पे हमने एनोड ले लिया और कैथोड ले लिया। जो एनोड है उस एनोड पे होगा इम्प्योर कॉपर। ठीक है, वो वाला कॉपर जो प्योर नहीं है, और कैथोड पे होगा प्योर कॉपर स्ट्रिप। तो इस तरह से एनोड आ गया, कैथोड आ गया। अब इस कंटेनर में दूसरा जो होगा दैट विल बी कॉपर सल्फेट। क्योंकि हमने कॉपर का मेटल लिया है तो वी विल हैव टू टेक द इलेक्ट्रोलाइट जो उस मेटल का ही हो, दैट इज़ कॉपर सल्फेट। अगर जिंक होता तो जिंक सल्फेट भी हम ले सकते थे, इस मेटल से मैच होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट आ गया, एनोड आ गया, कैथोड आ गया। अब जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तब इस एनोड पे से जो कॉपर वाले आयन्स हो गए वो निकलेंगे इस सोल्यूशन पे, और इस सोल्यूशन से वो जाके डिपॉजिट होगा इस कैथोड पे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे तो जो एनोड का स्ट्रिप था, एनोड और कैथोड में एज यू कैन सी एनोड का जो स्ट्रिप है वो ज़्यादा थिक है। ये जो थिक स्ट्रिप होगा ये विथ टाइम ये थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और जो यहाँ पे जो पतला स्ट्रिप हमने लिया था वो थिक होता जाएगा। तो ऐसे करते करते जो एनोड है उस पे से कॉपर जो है वो सोल्यूशन में, और फिर सोल्यूशन से यहाँ कैथोड पे। ओके, और यहाँ पे बिलो दिस पार्ट इज़ एनोड मड, जो बाकी सेलेनियम हो गया वैसे कुछ माइन्यूट इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहाँ आके कलेक्ट हो सकती है। सो यहाँ पे दो रिएक्शंस हुए, एक हुआ एनोड का और एक हुआ कैथोड का। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। And this anode part is the positive part, cathode part is the negative part. You can also remember it through this panic, that is positive is anode, negative is cathode. And oil ring, that is oxidation is loss of electron and reduction is the gain of electron. So this is how the electrolytic refining works. The next method is zone refining. यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन द मेल्ट दैन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो मेल्ट मतलब लिक्विड फॉर्म में वो ज़्यादा सॉल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास होता है एक सर्कुलर मोबाइल हीटर। सर्कुलर मतलब जो कॉइल शेप में है, मोबाइल मीन्स क्योंकि वो मूव होगा राइट टू लेफ्ट, और जो हीटर है मतलब ये हीट प्रोवाइड करेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हमारे पास दो हीटर्स है, मूविंग हीटर्स, सर्कुलर मोबाइल हीटर्स, जिसे फिक्स किया है एक एंड पे रॉड के। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं इम्प्योर मेटल
जिसका इम्प्योर मेटल का एक रॉड रखा है इसके अंदर। अब जब ये जो मोबाइल हीटर्स है जब ये मूव करेंगे धीरे धीरे आगे, जब ये बढ़ेंगे, ये जहाँ जहाँ हीट करेंगे वहाँ वहाँ जो इम्प्योर मेटल का रॉड रखा है उसके अंदर जहाँ जहाँ हीट पहुँचेगी वहाँ वहाँ जो इम्प्योरिटीज़ है वो धीरे धीरे मेल्ट होने जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ मेल्ट होगी, जो मेल्टेड पोर्शन है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है वो मूव करेगा, वो पिघला हुआ पार्ट है तो वो मूव करेगा। और जहाँ से हीटर पास हो गया, सपोज इनिशियली हीटर यहाँ पे था, कुछ समय बाद हीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जहाँ से हीटर निकल गया वो धीरे धीरे ठंडा होगा। अब क्योंकि वो ठंडा होगा तो उसके अंदर जो प्योर मेटल का पार्ट बचा है, क्योंकि मेल्टेड पोर्शन तो आगे गया, जो प्योर मेटल का पार्ट बचा है वो हो जाएगा क्रिस्टलाइज। ओके, सो द मोल्टन जोन इट मूव्स अलॉन्ग विद द हीटर विच इज़ मूव्ड फॉरवर्ड। जो पिघला हुआ पार्ट है वो हीटर के साथ आगे मूव करेगा। एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, जो प्योर मेटल है इट क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट एंड द इम्प्योरिटीज पास ऑन इनटू द एडजेसेंट मोल्टन जोन। जैसे जैसे हीटर आगे मूव करेगा, जो पीछे का रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब जहाँ से हीट पास हो चुकी है वो वाला पोर्शन क्रिस्टलाइज होकर सॉलिड देगा, और इम्प्योरिटीज़ पिघल गई है, मेल्ट हो गई है, वो आगे मूव कर जाएगी इस हीटर के थ्रू। नाउ ये जो रिफाइनिंग का मेथड है जोन रिफाइनिंग, इसे हमें कई बार रिपीट करना पड़ता है, बट इस प्रोसेस से जो हमें प्योरिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है जिनकी प्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल। द नेक्स्ट मेथड इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग। इस मेथड में जो मेटल होता है उससे कन्वर्ट किया जाता है एक वोलेटाइल कंपाउंड में। वोलेटाइल कंपाउंड मतलब जो इजीली इवेपोरेट कर जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड में उससे कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे डिकम्पोज किया जाता है सो दैट हमें मेटल अलग से मिल जाए। अब इस मेथड की दो मेन रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विथ एन अवेलेबल रिएजेंट। जो रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ जो कंपाउंड है वो वोलेटाइल ही बनना चाहिए। ओके, वोलेटाइल नहीं बना तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी ईजीली डिकम्पोजेबल। जो हमने वोलेटाइल कंपाउंड बना तो लिया, अब वो ऐसा बनना चाहिए कि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए। ऐसा नहीं कि उसे डिकम्पोज करने के लिए भी हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़े। ठीक है, सो इट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट मेटल्स की रिकवरी हो जाए वापस आसानी से। अब यहाँ पे जो मेन प्रोसेस होता है वो इसमें इन्वॉल्व ये है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड हम बना रहे हैं, हमारे पास जो भी इम्प्योर मेटल है, ठीक है, दिस इज़ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल हमारे पास जो है इसे जब हम किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सो दैट हमारे पास एक वोलेटाइल कंपाउंड आए। अब ये जो रिएजेंट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ। तो इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं करेगी, इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाएगी। अब मेटल के साथ रिएक्ट करके इसने बना दिया एक वोलेटाइल कंपाउंड। अब हमारा मेटल इसी वोलेटाइल कंपाउंड में है, इसे जब तक मैं डिकम्पोज ना करूँ मुझे मेटल नहीं मिलेगा। तो आई विल डिकम्पोज दिस एंड यहाँ पे मेटल सेपरेट आउट हो जाएगा। सो ये चीज़ होती है इस वेपर फेज रिफाइनिंग में। और वेपर फेज रिफाइनिंग में जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज़ मॉन प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है, निकल को हीट किया जाता है इन स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में उसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है सो दैट वी गेट निकल टेट्राकार्बोनिल। अब ये जो निकल टेट्राकार्बोनिल हमें मिला, दिस इज़ अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को जब मैं डिकम्पोज करूँगी तब मुझे ये निकल मिलेगा इसमें से। सो द कार्बोनिल इट इज़ सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर सो दैट इट इज़ डिकम्पोज्ड गिविंग द प्योर मेटल। सो ये हमारा निकल कार्बोनिल, जब इसे हम डिकम्पोज करेंगे तो ये देगा हमें निकल मेटल। ओके, सो दिस इज़ मॉन प्रोसेस दैट इज़ फॉर निकल। The next process that is Van Arkel method for refining zirconium और titanium। अब ये जो मेथड है ये मेटल्स के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको निकालने के लिए काम आता है। ओके, सो द क्रूड मेटल इट इज़ हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विथ आयोडीन। वैन आर्कल मेथड में हम आयोडीन के साथ हीट कर रहे हैं, मॉन्स प्रोसेस में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया था। नाउ इसे हमने हीट किया आयोडीन के साथ, सो द मेटल आयोडाइड
being more covalent volatilizes. अब ये जो हमें मिला ये हो गया हमारा volatile compound, इसे मुझे decompose करना है. So the metal iodide, it is decomposed on a tungsten filament, electrically heated to about 1800 Kelvin. और इस तरीके से जो प्योर मेटल मिलता है वो डिपॉजिट हो जाता है फिलामेंट में. सो दिस इज़ द रिएक्शन एंड वी गेट जिरकोनियम. और ये मेथड हम जिरकोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. The next method is chromatographic methods. Now this method, it is based on the principle that different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent. जो जितने भी components है अलग अलग present mixture में, उन हर एक components की ability अलग होगी किसी भी adsorbent के साथ adsorption दिखाने की. हमने जो lower classes में एक experiment पढ़ा है कि suppose हम this is ink के अंदर जब हम एक चॉक पीस डालते हैं तो उस चॉक पीस पे ऊपर सरफेस पे इंक लग जाती है. जब उसे हम तोड़ते हैं तो वो जो इंक होती है वो सिर्फ सरफेस तक ही होती है, वो उसके अंदर तक नहीं गई होती. दैट इज़ नथिंग बट एब्जॉर्प्शन. ओके, सो हर एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट है मिक्सर के अंदर उन सब की टेंडेंसी अलग होती है एब्जॉर्प्शन की. कोई ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, कोई कम दिखाएगा. सो ये जो प्रिंसिपल है ये काम लगता है इन क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में. डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. दिस इज़ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इस क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम लेते हैं. इस कॉलम में सैम्पल लोड किया जाता है जहाँ पे एक स्टेशनरी फेज़ होता है जो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है अपनी जगह पे. और उस पे हम डालते हैं एक मोबाइल फेज़, एक ऐसा फेज़ जो मूव होता हुआ नीचे तक आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में जिनका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टेड है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है, तो वो यहीं रुक जाएंगे. और ऐसे जिनके पास अट्रैक्शन ही नहीं है, जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वीकली इंटरेक्टेड वाले, यहाँ से इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हमें नीचे मिलेंगे. ठीक है. सो ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. गैस क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे एक कैरियर गैस ली जाती है, दैट इज़ मोबाइल फेज़. यहाँ पे एक फ़्लो रेगुलेटर होता है जिससे हम गैस का फ़्लो जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरफ एक सैम्पल इंजेक्ट किया जाता है, दिस इज़ द इंजेक्टर पोर्ट. और ये होता है कॉलम जिसके अंदर होता है हमारा स्टेशनरी फेज़. एंड फिर यहाँ से होते हुए सिग्नल पास होता है डिटेक्टर में, जो कि कुछ ऐसे फॉर्म में मिलता है जिसे रीड करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द गैस क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी. दिस इज़ द टेक्निक विच यू मस्ट हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन योर प्रैक्टिकल. इसमें हम एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर एक पेपर स्ट्रिप ली जाती है. दैट पेपर स्ट्रिप इज़ दिस पेपर स्ट्रिप, इट इज़ स्पॉटेड विथ अ स्मॉल स्पॉट ओवर हियर. इस स्ट्रिप को जब हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं, यहाँ पे वाटर ही है सॉल्वेंट, बट आप कोई भी दूसरा सॉल्वेंट जब लेते हो, जब इसे हम डिप करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन, जो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में है एक दूसरे से, वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, वो इसी नीचे लोअर स्पॉट्स में रह जाएंगे. एंड द वन विच आर विथ वीकर इंटरेक्शंस वो ऊपर तक स्प्रेड होते हुए जाएंगे. सो दिस इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी. लेट्स सी द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. It is used as wrappers for chocolates. Then fine dust of the metal is used in paints. Paints और lacquers में भी काफ़ी यूज़ होता है ये, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है. इसे हम क्रोमियम मैंगनीज़ के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. एल्यूमिनियम के वायर्स भी यूज़ होते हैं. फिर ये एलॉयज़ में भी काम आता है. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल. नेक्स्ट इज़ द यूजेस ऑफ कॉपर. कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादातर तो वायर्स में किया जाता है. फिर जो पाइप्स होती है उनमें यूज़ होता है सेवरल एलॉयज़ बनाने में, ताकि और ज़्यादा टफनेस मिल सके. जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉइनेज एलॉय हो गया. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ जिंक. जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वनाइजिंग आयन. मतलब जो आयन के हमने टूल्स या ऐसे कुछ बनाए हैं उस पर थिन कोटिंग जिंक की लगाई जाती है, क्योंकि इसमें एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से ये उसे कोरोड नहीं होने देता जल्दी. इट इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन बैटरीज में यूज़ होता है ये. फिर एलॉयज़ में एग्जांपल ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया. फिर इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, स्टफ्स, पेंट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ द यूजेस ऑफ आयन.
कास्ट आयन, जो कि एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी आयन की, ये कास्ट आयन वो है जिसमें अबाउट 3% कार्बन इम्प्योरिटी होती है. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयन. इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग स्टोव्स हो गया, फिर रेलवे स्लीपर्स में काम लगता है, पाइप्स में, टॉयज़ में, काफ़ी जगहों पे काम लगता है. इसी कास्ट आयन को फर्दर हम रॉट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज़ द यूज़ ऑफ रॉट आयन, जिसे एंकर्स बनाने में काम लगता है, फिर चेन्स हो गए, फिर बाकी जो फेंसिंग हो गई, टूल्स हो गए, उनमें काम लगता है. नेक्स्ट इज़ स्टील. स्टील फाइंड्स मैनी एप्लीकेशंस एक्चुअली. एलॉय स्टील जो होता है वो हमें मिलता है जब बाकी मेटल्स को ऐड किया जाता है उसमें. निकल हो गया, निकल स्टील. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स. केबल्स में काम लगता है, ऑटोमोबाइल्स में काम लगता है. एयरप्लेन पार्ट्स हो गए, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स. क्रोम स्टील जो होता है वो टूल्स कट करने के लिए काम लगता है. फिर जो बड़ी मशीनरीज होती है, स्टेनलेस स्टील, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मेडिकल. स्टेनलेस स्टील हो गया फॉर साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स. तो स्टील्स बहुत जगह पे यूज़ होता है क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है.